नेता जो भाजपा के हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 90 में तो ज्यादा मरे थे, अब तो कम मरे हैं। तो जो आप ये बोल रहे हो बार बार वापसी, ये वापसी कहीं पे भी इसके साथ कश्मीरी हिंदुओं का कोई इसके साथ संबंध नहीं है। भाजपा के टाइम पे क्या हुआ जो भाजपा ने किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त मैं जम्मू में हूँ, जम्मू की पंपोश कॉलोनी में। पंपोश का मतलब होता है कमल, लोटस। और मेरे साथ हैं पनून कश्मीर के अध्यक्ष अजय चुंगरू जी। पनून मतलब आर ओन, पनून कश्मीर मतलब हमारा अपना कश्मीर। जहां इस चुनाव में कई समुदाय ऐसे हैं जो पहली बार असेंबली में वोट डालेंगे, वहीं कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बेदखल कर दिया गया है और उनके लिए इसका कोई मायने ही नहीं है। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, ये हम बात करेंगे अजय जी से। सर, ऐसा आप क्यों मान रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आपको अलग कर दिया गया? देखिए, पहली बात ये समझनी चाहिए कि हमारे साथ जिनोसाइड हुआ है, इसको जाति विध्वंस बोलते हैं या जिनोसाइड कहें, जिसका मतलब हुआ है कि एक हमारे पूरे समाज को समूलता से उखाड़ा चुका है वहां से। और भारत सरकार के किसी भी तंत्र ने और जो राजनीतिक तंत्र की किसी भी पार्टी ने इसको अभी तक जिनोसाइड नहीं माना। तो अगर भारत का राज्य हमारे राइट टू लिव को गारंटी नहीं कर सकता और हमारे राइट टू लिव को इम्पोर्टेंट नहीं समझता, वो क्यों ये पाखंड कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए? उससे क्या होगा? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? पॉलिटिकल पार्टीज लगातार कश्मीरी पंडितों की बात करती है, उनकी घाटी में वापसी की बात करती है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा किया है। देखिए, जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने के बगैर वापसी की बात करना मतलब हुआ कि आप इस समाज को, उखड़े हुए समाज को उसी राजनीतिक तंत्र के हवाले कर दो जिसने उनको वहां से निकाला। कोई भी पार्टी नहीं है जिसने इस बात को अभी तक माना है। हमारी आशा थी भाजपा शायद मानेगी, लेकिन भाजपा के टाइम पे ये परिस्थिति और भी विषम बन गई। जिनोसाइड को लेके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई जिनोसाइड का सबसे घिनौना और सबसे विषम एक भाग होता है डिनायल ऑफ जिनोसाइड, जिनोसाइड को नकारने वाला षड्यंत्र। और कुछ लोग इस डिनायल ऑफ जिनोसाइड को कहते हैं कि ये जिनोसाइड को कंसोलिडेट करने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसका लक्ष्य होता है कि वहां से लोग निकले, इस सारे इशू को नॉन इशू बनाओ। इस सारे इशू को खत्म तो हो गया। इशू को एड्रेस किए बगैर ये दिखावा करना कि हम इशू को एड्रेस कर रहे हैं, ये छलावा है, ये छलावे की राजनीति अपनी पराकाष्ठा पे भाजपा के टाइम पे पहुंची है। लेकिन सर, लगातार कश्मीरी पंडितों की बात होती है, पार्लियामेंट में इसका जिक्र होता है, बॉलीवुड इस पे मूवी बना रहा है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि नई घाटी में हालात ठीक हो गए हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद ठीक है, कश्मीरी पंडितों की हम वापसी करवाएंगे, और बहुत से उसकी प्रयास किए गए हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अलग कर दिया। देखिए, उखाड़ा जाना किसी जगह से, ये तो इस बात का सूचक है कि हम वहाँ के राजनीतिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, वहाँ के डेमोक्रेटिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये मानने में, ये देखने में लोगों को क्यों लगता है कि ये बहुत कुछ अचंभा सा हम देख रहे हैं? सत्य तो है, ये घटनाएं सारे देश में अब घट रही हैं। जिनोसाइड को जब इग्नोर किया जाता है, लोग कहते हैं कि ये डुप्लीकेट होता है, ये बचाकशी करता है, ये फैल जाता है। वही हो रहा है। अब रही बात, जो लोग कहते हैं कि वापसी, वो ये नहीं कहते हैं कि इनकी समस्या को, इनके साथ जो हुआ उस विषय को हम एड्रेस करेंगे। वो कहते हैं कि किसी तरीके से इनको वापस भेज देंगे। और वापस भेजने की प्रक्रिया क्या बनाई है बीजेपी ने कि वहां पे बीजेपी के टाइम पे वहां पे जो कश्मीर में रह रहे हिंदू, कुछ हजार हिंदू अभी हैं, उनको 2 बार वहां से निकलना पड़ा। 2 बार बीजेपी के टाइम पे रिलीजियस क्लींजिंग हुई। मैं 1990 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के टाइम की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 370 के हटने से पहले भी पूरे समाज को उखड़ के आना पड़ा।
फिर वो गए सरकार की एश्योरेंस पे वापस। फिर उसके बाद सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई 2 दर्जन से भी ज्यादा हिंदुओं की। हर एक किलिंग के बाद जिन्होंने मारा उन्होंने उद्घोषणा की हमने क्यों मारा। और हमारे नेता जो भाजपा के हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 90 में तो ज्यादा मरे थे, अब तो कम मरे हैं। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी उनको नहीं है कि 5-7 हजार लोगों में अगर सिलेक्टिवली 28 लोगों को 27 लोगों को मारा जाता है, इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके पीछे मंशा क्या है। और उनको जबरदस्ती ये धमका के कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद करेंगे, वापस भेजा जाता है। तो जो आप ये बोल रहे हो बार बार वापसी, ये वापसी कहीं पे भी इसके साथ कश्मीरी हिंदुओं का कोई इसके साथ संबंध नहीं है। क्योंकि वापसी है वहां पे जिस तंत्र के साथ वो समझौता करना चाहते हैं, उस तंत्र को ये बोलना कि हम कश्मीरी हिंदू की कोई भी ऐसे विषय को नहीं मानेंगे जिससे आपका और हमारा रिश्ता कमजोर हो जाए। तो इन ए वे ये जो ये वापसी की बात है, ये हम कहते हैं इसको इट इज होस्टेजिंग हिंदूज टू ए मुस्लिम ऑर्डर, टू ए जिनोसाइडल ऑर्डर। और ये सिलसिला है, अभी भी चल रहा है। बाकी मैं आपको एक बात कहूं, भाजपा के टाइम पे क्या हुआ जो भाजपा ने किया। ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात करते हैं, भाजपा से पहले हुआ। ये कहते हैं कि एग्जोडस कांग्रेस के कारण हुआ। एग्जोडस जब हुआ भाजपा पावर में थी, इन्होंने क्यों होने दिया? इन्होंने क्यों मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे व्यक्ति को होम मिनिस्टर बनने दिया? तब से ये सिलसिला, ये जो ये पाखंड है हिंदू को बोलना कि हम कमाल कर रहे हैं, और हम एक विक्टिम कम्युनिटी के पास साधन नहीं होते हैं कि हर एक बात का जवाब दें। अभी हाल ही में बयान दिया गया कि नहीं 6000 एम्प्लॉयज की तो वहां पे अब उनकी तो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई। ये इंप्रेशन दिया जाता है कि 6000 लोगों के लिए वहां पे पुनरावास की योजना बन रही। 6000 जो एम्प्लॉयज हैं वो फुल एम्प्लॉयज भी नहीं है, सुपर न्यूमरी पोस्ट पे बहुत हैं जिनके पूरे एम्प्लॉयज के राइट्स भी नहीं है। और जो ये कहते हैं वो ट्रांजिशन कैंप्स इन्होंने बनाए हैं, जिन ट्रांजिशन कैंप का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में जहां कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है बोलते हैं कि हमने तो बिल्कुल अब पुनरावास तो हम कर रहे हैं। तो एक विक्टिम कम्युनिटी के पास साधन कम होते हैं। अगर पूरा राजनीतिक तंत्र झूठ बोलने पे बाध्य हो, अगर उनको लगता है कि किसी तरीके से जिनोसाइडल तंत्र के साथ समझौता करना है, वही पॉलिटिक्स है, उस प्रक्रिया में हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब उस प्रक्रिया को लेजिटिमेसी मिलती है कि हम मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे कहा जाता है तू पोस्टल बैलेट के थ्रू कश्मीर में वोट डाल, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं जानता नहीं हूँ। और जो वो वोट वहां पे ट्रांसफर किया, बहुत लोगों को पूछा भी नहीं। तो सर कैसे पोस्टल बैलेट? क्योंकि आप अभी जम्मू में हैं, तो क्या आपका वोट जम्मू में नहीं है, आप कश्मीर में? हम में से बहुत से लोगों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया। हमने कहा कि भाई ये वोटिंग इन एग्जाइल अपने आप में एक सबसे बड़ा पाखंड है, कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं जानता नहीं हूँ। और जो वो वोट वहां पे ट्रांसफर किया, बहुत लोगों को पूछा भी नहीं। तो सर कैसे पोस्टल बैलेट? क्योंकि आप अभी जम्मू में हैं, तो क्या आपका वोट जम्मू में नहीं है, आप कश्मीर में? हम में से बहुत से लोगों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया। हमने कहा कि भाई ये वोटिंग इन एग्जाइल अपने आप में एक सबसे बड़ा पाखंड है। भारत सरकार की दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, ये चाहती थी कि उनके पास एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। चूंकि कश्मीर घाटी में इसको क्या बोलते हैं, वहां पे जो इलेक्शंस हो रहे थे इससे पहले, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले, वहां पे अलगाववादी बाइकआउट की कॉल देते थे। तो उस वक्त उनको लगता था कि अगर हमारे पास 30-40 हजार वोट हिंदुओं के रहें तो हम लो वोटिंग टर्नओवर वाले इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को जितवा सकते हैं। तो ये इस्तेमाल करने की प्रक्रिया थी। कहीं पे भी जो इनके लोग हैं, कहीं पे भी जो इनके पास, उनमें से किसी भी व्यक्ति को इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, किसी से भी पूछा नहीं। अब ये सिलसिला है, तभी हम कहते हैं कि भाई हमारा अधिकार जीने का नहीं है, हमारे जीने के अधिकार को आप महत्व नहीं दे रहे हो, जीनोसाइड को आप मान नहीं रहे हो, आप हमको अभी भी माइग्रेंट मान रहे हो और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हो। देखिए 89 से
आज तक भाजपा ने जितना फायदा राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीरी हिंदू के विस्थापन से लिया, उसके मुकाबले में अगर इनको पूछा जाए कि आपने क्या किया, और हम इनको आपके माध्यम से भी कहते हैं हमारे साथ, हमारे सामने बैठो, हम जानना चाहते हैं आपने क्या किया। लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो आपको किसी और पार्टी से उम्मीद है? आप किसी और पार्टी को चाहते हैं कि वो कुछ करे, या नहीं, आपको भरोसा है किसी पे? मैंने तभी आपको कहा कांग्रेस भी और भाजपा हमारी तो एक्सपेक्टेशन है नेशनलिस्ट पार्टी से। एक नेशनलिस्ट पार्टी लगभग मुस्लिम लीग बन गई है और दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी लगभग कांग्रेस बन रही है। तो ये सिलसिला है, हम एक अपने आइसोलेशन को देख रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम किसी से रूठे नहीं हैं, लेकिन हम अपने समाज को ये बोल रहे हैं कि भाई बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना वाली बात नहीं करो। तुमको निकाल दिया, बेदखल किया गया, तुम्हारे बचने का, तुमको बचाने का, तुम्हारे बचने का कोई भी लक्ष्य नहीं है, कम से कम राजनीतिक तंत्र को। इसलिए ये बात समझो और इस बात को ध्यान में रख के अपनी सर्वाइवल बैटल को क्राफ्ट करो। कैसे डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइवल बैटल लड़ी जाएगी? देखिए, ये एक विषम परिस्थिति है। अगर दोनों नेशनलिस्ट पार्टी मानना ही चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और उसमें फिर इतना ही है कि ये समझो कि हम सिस्टम में से एक्सक्लूड किए गए हैं, और इस कंट्रडिक्शन को देश के सामने लाओ कि भाई यहाँ पे एक पाखंड चल रहा है, यहाँ पे राइट टू लिव सरकार उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बाध्यता नहीं दिखाती है, लेकिन राइट टू फ्रेंचाइज प्रोवाइड करने का एक पाखंड करती है। और हमको, मैंने आपको बोला कि जिनोसाइड जब एड्रेस नहीं होता ये फैलता है। मैं समझता हूँ कि जिनोसाइडल एट्रिशन मणिपुर से लेके वेस्ट बंगाल से लेके ये चारों ओर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है। और मैंने आपको ये कहा अभी, जब मैंने कहा कि ये भाजपा का पीरियड था, यहाँ पे जो हिंदू रेजिस्टेंस थी वो सारी पैरालाइज हो गई है। अब तो यहाँ पे लोगों को मारा जाता है, यहाँ पे तो हड़ताल भी नहीं होती है। तो एक न्यूट्रलाइज करने की प्रोसेस चल रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो सर आप क्या चाहते हैं? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी डिमांड रखी जाती है सरकार से, जो चुने हुए लोग हैं, और अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक टूल नहीं हो सकता है आप लोगों की डिमांड पूरी करने का, अपनी बात आगे पहुंचाने तक? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार हमारी समस्या को ही नहीं मान रही है। तो डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम ये कहता है कि भाई तुम माइग्रेंट हो, तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत हमने फायदा किया है, अब जाना है तो जाओ, नहीं तो करो बाहर, क्यों शोर लगा रहे हो? अगर यही अप्रोच कांग्रेस का है, यही अप्रोच भाजपा का है कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछा, आप मुझे ये कि भाई इसका मतलब क्या है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके सामने सीधी सिचुएशन है, दोनों पार्टियों के पास कोई इन विषयों के बारे में कोई है, दोनों पार्टियों के पास इन विषयों के बारे में कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि इसका कोई हल ही नहीं है? ना कांग्रेस इसका हल कर पा रही है, ना बीजेपी इसका हल इसका है। देखिए, पहला हल इसका है कि आप जिनोसाइड मानो। हमने सरकार को प्रारूप दिया है जिनोसाइड बिल का, जिनोसाइड को नकारने वाला एक बिल लाओ पार्लियामेंट में, और फिर उसके अंडर आप इस सारे जिनोसाइडल प्रोसेस को आप एड्रेस करो। सरकार कहती है हमको ये नहीं करना, जाना है तो जाओ, नहीं तो अपना काम करो। इसलिए बहुत समय हमको लग रहा था कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये एक रियलिटी है, लेकिन अब पिछले 2 साल से हमको बहुत टीस के साथ कहना पड़ता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा का है ही नहीं, कांग्रेस तो चला ही नहीं रही थी। इसलिए हिंदुओं के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे साथ जो मैक्सिमम होना था वो हो गया। हम ये चेता रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, हम ये चेता रहे हैं लोगों की जानकारी के लिए, ये विषम परिस्थिति। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए उसमें अलगाववादी उफान था। पहली बार अलगाववादियों ने फैसला किया कि बड़े पैमाने पे हम अंदर से घुस के हम कब्जा करेंगे, और आपको मालूम है कि इंजीनियर रशीद जेल में थे और इलेक्शन जीता। इस बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से एक फियर्स, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म,
अनलीश हुआ। और वो हमारी होम मिनिस्ट्री की, जिसको आप कहिए, बिल्कुल समझ की कमी के कारण एक परिस्थिति बन गई है। तो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो आएगा ही, और एक ऐसी परिस्थिति, डर हम सबको है कि भाई जिस तरह से पिछली बार भाजपा को 25 सीटें दे दी और भाजपा ने फिर उन 25 सीटों को महबूबा मुफ्ती के हवाले किया, क्या पता इस वक्त अगर उनको जम्मू से आई सीटें फिर बाद में वो इंजीनियर रशीद को हवाले कर दें। इस बार तो जमात इस्लामी भी क्या निर्दलियों को ये सपोर्ट भी कर रहे हैं देखिए ना, कि वहाँ चुनाव किसकी जिम्मेवारी है। जमात इस्लामी बैंड पार्टी है, हमारे होम मिनिस्टर ने कैसे अलाउ किया? उसने वो इसमें टैक्टिकल सेंस क्या है? किसी भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जिसने कश्मीर को हैंडल किया है उसको आप पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि पहला ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो डिस्ट्रॉय करना है वो जमात इस्लामी है। इन्होंने कैसे उनके साथ किया और इन्होंने किस तरह से ये मैसेज दे दी? देखिए, पहले कहा कि हम वहां पे अब आर्टिकल 370 को हटने के बाद हम बीजेपी पार्टी को वहां पे खड़ा करें, तो बीजेपी पार्टी के वर्कर्स वहां पे काम करने के लिए गए। अभी वो काम कर ही रहे थे, इन्होंने अपनी पार्टी को मान्यता दी। जिस तरह से वाजपेयी ने पीडीपी को मान्यता दी, इसी तरह से इन्होंने अपनी पार्टी को मान्यता दी। अभी अपनी पार्टी काम कर ही रही थी तो हमारे होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि नहीं, सजाद लोन को हमको आगे लाना है। तो वहां पे जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं उन्होंने इनके हाथ जोड़े, उन्होंने बोला कि हम तो काम कर रहे हैं, हमको काम करने दो। और कश्मीर घाटी से जिनको ये सिंबॉलिकली बोलते हैं कश्मीरी पंडित, उनको हम जानते नहीं है। कभी कभी लगता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेट करती है भाजपा के माध्यम से, वही तय करती है कि किस कैंडिडेट को लाना है, किस कैंडिडेट को नहीं लाना। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन क्या करें। ये हमने इतने साल बात नहीं की, हमने इन विषयों पे बात नहीं, लेकिन अब हमको लगता है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंदर से कब्जा करने की एक प्रक्रिया चल रही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रही है। आपको मालूम है हमस भी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा था, और वहां पे क्या हुआ आपको मालूम है। जो लोग कैंपेन चला रहे हैं हमस के लिए अमेरिका में, वो सारे भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। आपको मालूम है अल्जीरिया में क्या हुआ, टर्की में क्या हुआ, सारी डेमोक्रेटिक। पान इस्लामिस्ट ने अपना अप्रोच चेंज किया है और हमारी सरकार ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को उनके सामने खोल के रखा, आ जाओ और इस पे कब्जा करो। सर, मेरा आखिरी सवाल, आगे क्या? क्योंकि आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी ही कुछ कर सकती हैं, लेकिन दोनों से ही आप निराश हैं, आपको उनसे उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ करेंगे। आगे क्या? देखिए, आगे ये जो कंट्रडिक्शन है ये ऑलरेडी फैल गया है। ये कंट्रडिक्शन कहां पे ले जाएगा पूरे देश को? क्या पूरे देश को ये उस दिशा में, उस परिस्थिति में ले जाएगी जहां पे कम से कम इस कंट्री में हिंदू कम से कम सिर उठा के चले, या हिंदू को ये लगे कि भाई हमने तो एक्सपेरिमेंटेशन तो की लेकिन फेल हो गए, और डिमोरलाइजेशन में अल्टीमेटली वो उसमें डूब जाए। आगे आने वाला समय कोई भी इसमें ऑप्टिमिज्म हमको नहीं लग रहा। हम समझते हैं कि हमको अपनी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कंट्री में जो भी हमारी इंटरेक्शंस हैं, हर जगह आपको ऐसी बातें मिलेंगी दबे अल्फाज में। मैं भी इतना जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिटी का सर्वाइवल, मैं धोखा नहीं कर सकता, मैं अपनी कम्युनिटी को हवाले नहीं कर सकता इस्लामिक तंत्र के। मैं भाजपा को, मेरी कम्युनिटी को इस्लामिक तंत्र के हवाले करने की प्रक्रिया को राष्ट्रहित नहीं मान सकता। ये है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या मेरे पास आपको कहने के लिए कोई बड़ी, आप कहिए कि ऑप्टिमिस्टिक बात है इस वक्त नहीं है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर।